हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट माइंड्स। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी की यूनिट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इट्स इफेक्ट्स एंड मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स टाइप एंड कॉजेज, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और इसी के साथ हो जाएगी आपकी यूनिट 2 भी कंप्लीट। सो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें। Economic resources of India. Economic resources are the means available to produce goods and services for satisfying human wants. They include land, labor, capital and entrepreneurship. Economic resources वो resources जो हम use करते हैं production में, ताकि satisfy कर सके human की needs को और wants को। इसमें हमारे आ जाएंगे land, labor, capital, entrepreneurship. They are also known as the factors of production. Economic resources को factors of production भी बोला जाता है। Characteristics of economic resources. Limited availability. Resources are scarce compared to unlimited human wants. हमारे पास resources बहुत ही कम available है. Alternative uses. One resources can be used for different purpose. एक resources के बहुत सारे use हो जाते हैं. Economic value. Most resources have a monetary value. हर एक resources की monetary value है, economic value है, मतलब हम उसको पैसे की terms में measure कर सकते हैं. Next is productive nature. They help produce goods and service. हमारी जितनी भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो हमें हेल्प करती है प्रोडक्शन में, गुड्स और सर्विस, इसलिए वो प्रोडक्टिव नेचर की है। नीड प्रॉपर यूटिलाइजेशन। एफिशिएंट यूज इंक्रीजेस नेशनल इनकम। अगर हम अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें, एफिशिएंटली यूज करें, मतलब उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, वेस्ट ना करें, तो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। इकोनॉमिक रिसोर्सेज अगर हम देखें तो हमारी नेशनल रिसोर्सेज होती है, मतलब जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, ऑयल, गैसेस, या हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अंदर आता है। नेक्स्ट वी विल कवर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, या फिर हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज है? फर्स्ट इज वाटर रिसोर्सेज। इट इंक्लूड्स रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, पॉन्ड्स, ग्लेशियर्स एंड रेनफॉल दैट आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ड्रिंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। वाटर रिसोर्सेज है हमारे पास इंडिया के अंदर रिवर की फॉर्म में, लेक, ग्राउंड वाटर मतलब जो जमीन के अंदर पानी होता है, पॉन्ड्स, तालाब, ग्लेशियर्स एंड रेनफॉल जो बारिश होती है। इंडिया हैज़ अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज बट सपोर्ट अराउंड 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इंडिया के पास पानी सिर्फ 4% है, ग्लेशियर्स बर्फ की फॉर्म में, वाटर ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, मतलब जो जमीन के अंदर पानी होता है, रेनफॉल में, हर तरीके से। लेकिन 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को वो उस पानी से सेटिस्फाई करता है, उनकी नीड्स को फुलफिल करता है। रेनफॉल इज सीजनल, सो मैनी एरियाज फेस वाटर शॉर्टेज। कहीं कहीं पे रेनफॉल बहुत सीजनल होती है, कम होती है, तो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम भी आती है। सेकंड इज एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज आर द नेचुरल रिसोर्सेज used to produce electricity, fuel vehicles, run industries, and support economic development. Energy resources are of two types. एनर्जी रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में यूज होती हैं, व्हीकल्स को रन करने में यूज होती हैं, और बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट करती हैं। दो तरीके की होती है एनर्जी रिसोर्सेज। फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिनको हम दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं, मतलब जो खत्म नहीं होती है, वी कैन यूज देम अगेन एंड अगेन। फर्स्ट है सोलर एनर्जी, प्रोड्यूस फ्रॉम सनलाइट। राजस्थान एंड गुजरात हैव मैनी सोलर पार्क्स। सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, सनलाइट के थ्रू, और इसके सबसे मेन जो सोर्स हैं जहाँ पे यूज होती है ये सबसे ज्यादा, वो राजस्थान एंड गुजरात है। सेकंड इज विंड एनर्जी, प्रोड्यूस फ्रॉम विंड, हवा से जो प्रोड्यूस होती है। तमिलनाडु एंड गुजरात आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम फ्लोइंग वाटर थ्रू डैम्स। डैम्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज बायोमास एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बायोमास एनर्जी बोलते हैं। सो ये कुछ हमारी एनर्जी रिसोर्सेज थी जिसमें ये रिन्यूएबल एनर्जी थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो हमने एक बार कंज्यूम कर ली तो वो खत्म हो जाती है, हम उनको रीयूज नहीं कर सकते। जैसे कि कोल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कोल के, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आती है। पेट्रोलियम, असम, गुजरात, राजस्थान, बॉम्बे एंड फ्यूल एंड इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज करते हैं। नेचुरल गैसेस, ऑफशोर फील्ड, गुजरात और असम में सबसे ज्यादा मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। न्यूक्लियर एनर्जी महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, एंड इसके यूज है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन।
Third is mineral resources. Minerals are natural occurring substances found in the earth that are used in industries and manufacturing. मिनरल्स जो सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ में मिलते हैं और उनको हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे कि कोल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मेजर स्टेट है जो प्रोड्यूस करता है कोल को। आयरन ओर उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड में प्रोड्यूस होता है सबसे ज़्यादा। मैग्नीज़ उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बॉक्साइट उड़ीसा, गुजरात एंड झारखंड में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज़ oil and gas resources. Oil and natural gas are important fossil fuels used for transportation industries, electricity generation and cooking. Oil and gases normally use होते हैं हमारी cooking के लिए, electricity generation के लिए, transportation में, industries में, production के लिए. India produces only 25% of its oil requirement. The remaining 75% is imported from other countries. इंडिया के अंदर सिर्फ 25% ऑयल की रिक्वायरमेंट हम खुद से प्रोड्यूस करते हैं, बाकी का 75% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट UMPPs are very large power plant established by the government of India to increase electricity production. गवर्नमेंट के थ्रू एक इनिशिएटिव लिया गया था अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो कि इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सिक्स इज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड across India. Their availability depends on geographic and climate. हमारे इंडिया में हर एक एरिया का अलग-अलग एक रिसोर्सेज हैं, ज्योग्राफिकल एरिया के थ्रू। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हिमालय रीजन और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा है। सोलर एनर्जी राजस्थान, गुजरात, लद्दाख में। विंड एनर्जी तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटका में। कोल झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। पेट्रोलियम बॉम्बे हाई, असम एंड गुजरात। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हिमालय में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसलिए ज़्यादा प्रोड्यूस होती है क्योंकि वहाँ पर पानी से जनरेट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो चीज़। सोलर एनर्जी राजस्थान, गुजरात क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, धूप बहुत ज़्यादा होती है। विंड एनर्जी तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा और वहाँ पे पावर प्लांट भी हैं उस चीज़ के। सो ये ना रिसोर्सेज थी हमारी कुछ। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज बताओ इंडिया की, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा इनको डिस्क्राइब किया है, बाकी आपको पढ़ा दिया है। ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल कवर human resource. Human resource are the educated, skilled, healthy and productive people who contribute to the economic development of a country. Human resource मतलब हम लोग। एजुकेटेड पीपल, स्किल्ड लेबर जो है हमारी कंट्री की, जो कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री के, वो होती है हमारी ह्यूमन रिसोर्स। इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? फर्स्ट इज बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। स्किल्ड पीपल आर नेचुरल रिसोर्सेज। स्किल्ड पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड रिड्यूस वेस्टेज। जो हमारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, अगर एक स्किलफुल बंदा उसको यूज करेगा तो एफिशिएंटली यूज करेगा, उसका बेटर यूटिलाइजेशन करेगा, वेस्टेज कम होगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इम्प्रूव वर्कर्स एफिशिएंसी एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि जो एजुकेटेड स्किलफुल और ट्रेंड बंदा होगा, ट्रेंड वर्कर होगा, वो अगर काम करेगा तो ऑब्वियसली वो एक सफाई से काम करेगा, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट। टेक्निकल स्किल्स हेल्प इंडस्ट्रीज ग्रो एंड क्रिएट बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स के पास टेक्निकल स्किल्स हैं, उसके थ्रू हमारी इंडस्ट्री फास्टली ग्रो करती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एजुकेटेड वर्कर्स कैन यूज मॉडर्न मशीन्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज एफिशिएंटली। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है मतलब जो हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो हमारे स्किल्ड वर्कर्स उनको इजीली अडॉप्ट कर पाते हैं और उन मशीन्स पर काम कर पाते हैं। हायर इनकम। स्किल्ड वर्कर्स अर्न बेटर सैलरीज, इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो स्किल्ड वर्कर होते हैं वो बेटर सैलरी अर्न करते हैं, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है और पॉवर्टी रिड्यूस होती है। नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नॉलेज एंड क्रिएटिविटी एनकरेज न्यू आइडियाज, बिजनेसेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर बंदे के पास नॉलेज होगी, स्किल्स होंगे, तो वो कुछ इनोवेटिव सोचेगा, जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट मिलेगा, नए आइडियाज, नए बिजनेस स्टार्ट होंगे, जिससे इकोनॉमी डेवलप होगी। नेक्स्ट इज बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इम्प्रूव हेल्थ
लिटरेसी एंड ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड। अगर हमारी ह्यूमन रिसोर्स अच्छी होगी, वो अच्छा अर्न करेगी, जिससे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा कंट्री का। So these are the importance of human resources. Next, we will cover population explosion. Population explosion is the rapid growth of the population beyond the available resources and employment opportunity. Population explosion मतलब population का बहुत ज़्यादा बढ़ना, जो कि हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 140 करोड़। इसके कॉजेस क्या हैं? हाई बर्थ रेट, मोर चिल्ड्रन आर बोर्न एवरी ईयर, बहुत ज़्यादा जन्म हो रहा है बच्चों का। लो डेथ रेट, बेटर हेल्थ केयर एंड मेडिसिन रिड्यूस डेथ। अब हमारी कंट्री की हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा हो चुका है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनकी केयर की जाती है, उनको वैक्सीनेट किया जाता है, जिसकी वजह से डेथ रेट कम हो चुका है। इमै इमाइग्रेशन, पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज इंक्रीज द पॉपुलेशन। हमारे यहाँ पर लोग माइग्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान से लोग मुँह उठा के आ जाते हैं, और हमारे नेपाल से भी आते हैं कुछ, मतलब माइग्रेट कर रहे हैं, अलग-अलग कंट्री से यहाँ पे लोग आ रहे हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से हमारे देश की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। रिसोर्सेज़ हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उसके यूज़ बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो चुके हैं। लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, लिमिटेड अवेयरनेस एंड यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड। लोगों को पता नहीं है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड्स। अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अभी कुछ गाँव के इलाकों में अभी भी इलिटरेसी है। लोगों को पता ही नहीं है बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में, जिसकी वज़ह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट वी विल कवर कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होंगे। सो फर्स्ट इज रिसोर्स डिप्लीशन, इंक्रीज प्रेशर ऑन फूड, वाटर, लैंड एंड एनर्जी रिसोर्सेज। पॉपुलेशन बढ़ रही है, सब चीज़ों का यूज़ बढ़ रहा है, तो हमारे पास शॉर्टेज तो होगी। रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ हो रहा है, फूड, वाटर, लैंड और एनर्जी रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मोर पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन एंड वेस्ट जनरेशन। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। घर वो क्या करेंगे? जंगल काटेंगे, खेत में अपना घर बनाएँगे, ग्रीनरी खत्म होगी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ेगा। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड लोअर इनकम। ज़्यादा लोग, उनको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी चाहिए ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रहे, वो कमा सकें। लेकिन ज़्यादा लोगों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। नेक्स्ट इज सोशल प्रॉब्लम, कोज ओवरक्राउडिंग, पुअर हाउसिंग एंड लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है तो उनके पास हाउस नहीं है, एक घर में 10-10 लोग रह रहे हैं, 20-20 लोग रह रहे हैं, छोटा घर है, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी नहीं है। दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड अ फैन इन अ वेरी हीटी डेज़। बहुत ज़्यादा गर्मी में वो एक फ़ैन भी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट बिकम ओवरक्राउडेड। हर जगह बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, रोड्स पर, ट्रांसपोर्ट। आजकल तो ट्रैफ़िक भी इतना रहने लगा है, बहुत ज़्यादा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। ये सब हो रहा है पॉपुलेशन की वज़ह से, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। अभी 2-3 साल पहले 130 करोड़ थी, लेकिन अब 140 क्रॉस कर चुकी है। So these are the consequences or effects of population explosion. Next we will cover impact of population growth on economic development. अब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फर्स्ट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मोर फैमिली एक्सपेंस रिड्यूस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर एक फैमिली में लोग ज़्यादा होंगे तो उनका खर्चा भी ज़्यादा होगा, वो सेव नहीं कर पाएँगे, जिससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जो हम पैसा सेव करते हैं ऑब्वियसली हम बैंक में जमा करते हैं, और वो बैंक एज़ अ लोन प्रोवाइड कर देता है और लोगों को, जो भी बिज़नेस वगैरह जो भी लोन लेना चाहते हैं, जिससे क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है। बैंक वो चीज़ इन्वेस्ट करेगा, देन उनको रिटर्न देगा। तो हमारी सेविंग कम हो रही है, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं रहेगा जो हम सेव कर रहे हैं उनके पास, तो वो कहाँ से लोन प्रोवाइड करेंगे? वो कर ही नहीं पाएँगे ना, जिसकी वजह से वो हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेंगे, लोग कम लोन लेंगे, इन्वेस्ट कम करेंगे, ग्रोथ कम होगी। नेक्स्ट इज़ पर कैपिटा इनकम, इनकम पर पर्सन ग्रोज स्लोली बिकॉज़ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस रैपिडली। इनकम पर पर्सन, जो हर एक इंसान जो कमाता है वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, तो पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगी, लोगों के पास जॉब नहीं रहेगी, इनकम का सोर्स नहीं रहेगा।
Next is national income versus per capita income. National income may increase, but per capita income rises slowly due to population growth. नेशनल इनकम इंक्रीज हो सकती है, एक बार लोग हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम नहीं राइज हो सकती इतनी जल्दी, वो स्लोली स्लोली ग्रो कर रही है क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी। मोर पॉपुलेशन इंक्रीज डिमांड फॉर फूड, क्रिएटिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। ज़्यादा लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे फूड की, जिससे एग्रीकल्चर पे प्रेशर क्रिएट होगा। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। जॉब अपॉर्चुनिटीज बिकम फ्यूअर देन द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमारे पास कम है और जॉब सीकर बहुत ज़्यादा है। पॉवर्टी। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रिड्यूस इनकम पर पर्सन एंड इंक्रीज पॉवर्टी। पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है क्योंकि पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम हमारी डिक्रीज हो रही है। लोगों के पास जॉब नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, वो दे आर नॉट एबल टू स्पेंड द मनी, वो अपने डेली एक्सपेंसेस भी नहीं बियर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर। रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट बिकम ओवर क्राउडेड। हर जगह बहुत ज्यादा भीड़ रहने लगी, ट्रैफिक रहने लगा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज्यादा भीड़ रहने लगी है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। मोर पॉपुलेशन, डिफोरेस्टेशन एंड ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगा है क्योंकि लोग रहने के लिए जंगल काट रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं वहाँ पे, तो उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट इज नीड फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट एजुकेशन, हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल, ताकि हमारी इकोनॉमिक डेवलप कर सके, क्योंकि प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। सबसे पहले तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। सो गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। नीड है, हमें ज़रूरत है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की। नेक्स्ट वी विल कवर इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 तरीके के इफेक्ट हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। ये वैसे तो वही हैं इफेक्ट जो हमने अभी पढ़े थे, इम्पैक्ट और इफेक्ट एक ही बात है। लेकिन अगर आप चाहो तो अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप अलग-अलग भी कर सकते हो। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है। अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट देखें कि पॉपुलेशन ग्रो करे तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे। फर्स्ट इज़ लार्ज लेबर फोर्स। अ ग्रोइंग population provides more workers for agriculture industries and the service sector increases production and economic activities. Large labor force हो जाएगी हमारे पास। लेबर फोर्स, चीपली लेबर अवेलेबल रहती है इंडिया में तो वैसे भी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो लोग हर तरीके का काम करने के लिए रेडी है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, अपनी डेली लाइफ को जीने के लिए। नेक्स्ट इज बिग कंज्यूमर मार्केट। ज़्यादा लोग ज़्यादा खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्रो करेगी, जीडीपी बढ़ेगी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा करेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। अ लार्ज यंग पॉपुलेशन कैन बिकम अ वेरी वैल्यूएबल एसेट इफ प्रोवाइडेड विथ क्वालिटी एजुकेशन। अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो यूथ भी बढ़ेगी, और अगर हम उनको अच्छे से स्किलफुल एजुकेशन दें तो हम ये वो हमारे लिए वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकते हैं इन फ्यूचर। नेक्स्ट इज नेगेटिव इफेक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, बेरोजगारी आएगी क्योंकि जॉब सीकर्स बहुत ज्यादा हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। नेक्स्ट इज पॉवर्टी। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रिड्यूस इनकम पर पर्सन, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर मैनी फैमिलीज टू मीट देयर बेसिक नीड्स। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि लोग के पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, गरीबी आ रही है। नेक्स्ट इज प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। पॉल्यूशन बढ़ेगा, प्रेशर रहेगा नेचुरल रिसोर्सेज पर, लैंड, लेबर, वाटर, लैंड, वाटर, फूड, फॉरेस्ट, मिनरल्स, एनर्जी, हर चीज़ पर। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। डिफोरेस्टेशन होगा जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। सो ये पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट मैंने आपको अलग अलग बता दिए, अगर आपको एग्जाम में है तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी विल कवर Population policy of India. Population policy is the government's plan to control population growth and improve the health, education and quality of life of people. कुछ population policies बनाए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, जो शुरू से ही बनाई जा रही हैं जिससे population कंट्रोल हो सके और वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें हेल्थ को, एजुकेशन को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंट्री के लोगों की। फर्स्ट इज प्री डिपेंडेंस पीरियड। बिफोर 1947 कुछ पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एक्टिवली प्रमोट बर्थ कंट्रोल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो कोई इतना प्रमोट नहीं किया था बर्थ कंट्रोल को। मैनी इंडियन लीडर्स सपोर्टेड पॉपुलेशन कंट्रोल। दे सपोर्ट बर्थ कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ। कुछ इंडियन लीडर्स ही थे जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान दिया था और उसको सपोर्ट किया था। नेक्स्ट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन पॉलिसी। अब 1947 के बाद क्या हुआ? आफ्टर 1947 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस सेवरल पॉलिसीज टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, इनिशिएटिव लिए। फर्स्ट टू थर्ड 5 ईयर प्लान्स। अब
1951 से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947। उसके बाद से 5 ईयर प्लान आते थे हर साल, जैसे गवर्नमेंट आएगी वैसे एक 5 ईयर प्लान आएगा। तो 1951 से 1965 फर्स्ट 5 ईयर टू थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारे कुछ इनिशिएटिव लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू। फर्स्ट इज स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग। उन्होंने अवेयरनेस फैलाई फैमिली प्लानिंग के बारे में। प्रमोट एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ को उन्होंने प्रमोट करा जिससे कि लोग अवेयर हो। नेक्स्ट इज एनकरेज नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। उन्होंने नेचुरल मेथड्स को इंट्रोड्यूस करा, एनकरेज करा ताकि बर्थ रेट कंट्रोल किया जा सके। फोर्थ एंड फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 1976 के बीच में आया था। इंट्रोड्यूस मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, प्रमोट फर्टिलाइजेशन प्रोग्राम्स। सम फोर्स fertilizations was carried out during the emergency period which was later stopped due to public criticism। कुछ फर्टिलाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किए थे लेकिन बाद में वो पब्लिक क्रिटिसिज्म की वजह से, पब्लिक ने सपोर्ट नहीं किया तो उन्होंने बंद कर दिया। नेक्स्ट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी 1976 में आई थी, जो कि रिड्यूस द बर्थ रेट कम किया गया। अचीवमेंट रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, इन्होंने सपोर्ट करा बर्थ रेट को कम करने के लिए। मीनिंग ईच कपल हैज अबाउट 2 चिल्ड्रन टू कीप द पॉपुलेशन स्टेबल। मतलब हर कपल के पास सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी 2000 में लॉन्च हुआ, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट, ब्रिंग फर्टिलिटी टू रिप्लेसमेंट लेवल। नेक्स्ट इज इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिड्यूस डेथ ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन थ्रू बेटर हेल्थ केयर। पहले क्या होता था? एक शादी करी, बच्चा हुआ, अगर बच्चा पैदा करते टाइम फीमेल की डेथ हो जाती है, तो दूसरी शादी कर ली, फिर उससे 4 बच्चे, फिर तीसरी शादी कर ली, अगर ऐसे ही चलता रहता था। अगर हम अपने आस-पास अपने बुज़ुर्ग से पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2-2 3-3 शादियाँ करते थे पहले के जो मेन्स थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन स्टेबलाइज़ेशन, अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045 थ्रू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि 2045 तक देखते हैं कितनी स्टेबलाइज होगी, अभी तक तो बढ़ ही रही है। फैमिली प्लानिंग के थ्रू पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाए। नेक्स्ट इज नेशनल पॉपुलेशन कमीशन 2000 में स्टैब्लिश हुआ था। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन 2000 टू मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन बनाया गया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट और मॉनिटर करने के लिए। फर्स्ट इसके फंक्शन क्या था? मॉनिटर पॉपुलेशन ग्रोथ को मॉनिटर करना। प्रमोट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को प्रमोट करना ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जो बच्चा और माँ उनको हेल्थ केयर अच्छी प्रोवाइड करना, उनकी हेल्थ ताकि अच्छी रहे। एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज, एडवाइस करना गवर्नमेंट को पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज के बारे में। ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसीज, फर्स्ट प्रमोट फैमिली प्लानिंग। ये 4 ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो आप हर पॉपुलेशन पॉलिसी, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, उसमें आप ये 4 डाल सकते हैं। प्रमोट फैमिली प्लानिंग, इम्प्रूव हेल्थ केयर, एम्पावर वुमेन एंड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। ये हर एक पॉलिसी का यही 4 मोटिव रहे हैं। नेक्स्ट वी विल कवर unemployment in India. Unemployment is the condition in which a person who is capable of working, willing to work, and actively seeking work is unable to get a job. एक बंदा जिसकी इच्छा भी है काम करने की और शक्ति भी है उसके अंदर काम करने के लिए और ढूँढ भी रहा है काम, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, उस कंडीशन को अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। हम अपने आप को अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि 10th-12th के, उसको अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं काउंट किया जाएगा। जो बंदा जॉब ढूँढ भी रहा है, उसको मिल नहीं रही है और वो चाहता भी है जॉब करना, उसके अंदर इतनी शक्ति भी, कैपेबिलिटी भी है कि वो जॉब कर सकता है, बट उसको मिल नहीं रही है, उस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया बिकॉज़ इट रिड्यूस इनकम, इंक्रीज पॉवर्टी एंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, जो कि इनकम को रिड्यूस करता है, पॉवर्टी जिससे इंक्रीज होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम हो जाता है। फीचर्स की अगर हम बात करें, लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर पे है, तो अगर जॉब नहीं मिली तो वो एग्रीकल्चर पर आ जाते हैं, चाहे उनके पास 1 हेक्टेयर है लैंड का या 2 हेक्टेयर, डज़न्ट मैटर, वो फिर एग्रीकल्चर पर आ जाते हैं, चाहे उनका लिविंग स्टैंडर्ड उससे मेंटेन हो पाए या नहीं हो पाए। नेक्स्ट इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक आदमी कुछ लाइक अम्ब्रेला सेल करता है,
जो कि सिर्फ़ रेनी सीज़न के टाइम पर उसका सेल होता है और बाकी टाइम वो फ्री रहता है, तो वो हो गई सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज़ डिस्गाइज़्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज़्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है कि एक फ़ील्ड में 4 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ काम ना होने की वजह से 8 लोग काम कर रहे हैं। तो वो जो 4 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, वो डिस्गाइज़्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में काउंट होंगे। नेक्स्ट इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इंक्रीज़िंग। एजुकेटेड पढ़े-लिखे बेरोज़गार हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि डिग्रीज़ हैं हमारे पास, स्किल्स नहीं हैं, जिसकी वजह से ये भी एक कारण है जॉब ना मिलने का। नेक्स्ट इज़ रीजनल इम्बैलेंस इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़। रीजनल इम्बैलेंस है, कहीं पर तो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और कहीं पर बहुत ज़्यादा कम हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट इज़ मोर पीपल एंटर द लेबर फोर्स देन जॉब्स क्रिएटेड। बहुत सारे लोग सिर्फ जॉब की तरफ भागते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिज़नेस में होता है रिस्क। रिस्क कोई नहीं लेना चाहता है, सब सेफ ज़ोन ही चूज़ करते हैं। तो पीपल आर सीकिंग फॉर द जॉब, नॉट फॉर क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़। बिज़नेस की तरफ लोग कम जाते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। नेक्स्ट वी विल कवर types of unemployment India. First is open unemployment. People are willing to work but cannot find any job. Open unemployment मतलब सीधी सीधी बात, लोग काम करना चाहते हैं पर जॉब ही नहीं मिल रही। नेक्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग सर्टेन सीजन। कुछ सीजन के टाइम पर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट रहती है, लाइक फार्मर्स वर्किंग ओनली ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। जब फार्मिंग करते हैं लोग, तो वो सिर्फ बोने के और कटाई के टाइम पर ही काम करते हैं, बाकी टाइम वो फ्री रहते हैं, तो उसको भी हम सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मोर पीपल वर्क देन एक्चुअल रिक्वायर्ड रिजल्टिंग इन वेरी लो प्रोडक्टिविटी। ये जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, एक फील्ड पे 4 लोग की ज़रूरत है, 8 या 6 लोग काम कर रहे हैं, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड पीपल फेल टू गेट जॉब मैचिंग देयर क्वालिफिकेशंस। डिग्री है लेकिन डिग्री है, क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन उस लेवल की स्किल्स नहीं है, या फिर हमारे पास क्वालिफिकेशंस ही नहीं है, तो वो होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जॉब्स आर अनेबल बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज। जॉब हमारे पास है ही नहीं, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्रीज में, लाइक वर्किंग वर्कर्स लूजिंग जॉब ड्यू टू ऑटोमेशंस और इंडस्ट्री क्लोजर। नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से वर्कर्स को हटा दिया, कोई नई ऐसी मशीनरी आ गई वर्कर को एलिमिनेट कर गई, तो वो होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट वाइल चेंजिंग जॉब्स और एंटरिंग द लेबर मार्केट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच करें। फॉर एन एग्जांपल, मैंने जॉब छोड़ी 31 मार्च को और मेरी ज्वाइनिंग है 1 मई को, तो वो जो पूरा अप्रैल का मंथ है जब मैं फ्री रहूंगी, तो वो हो जाएगी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे, क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। So these are the types of unemployment. Next we will cover रीजंस और कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या रीजंस है, क्या कारण है बेरोजगारी के। फर्स्ट इज कास्ट सिस्टम। इन द पास्ट सम कम्युनिटीज वर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन ऑक्यूपेशंस रिड्यूसिंग इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज। कास्ट सिस्टम कि हमारे यहाँ के बच्चे ये काम नहीं करते, ये जो चीज़ है कास्ट सिस्टम, इसकी वजह से लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जैसे कि सुनार का बच्चा है तो वो वही काम करेगा, लोहार का बच्चा है तो वो लोहे से रिलेटेड वही काम करेगा, और या फिर कुम्हार का बच्चा है जो मिट्टी के घड़े या बर्तन बनाते हैं तो वो वही काम करेगा। ये कुछ ऐसे लोगों की सोच बनी हुई है कि जिसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, वो अपने उसी काम में लगा देते हैं। नेक्स्ट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस क्रिएट फ्यूअर न्यू जॉब्स। इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, बिजनेस कम क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जॉब्स भी कम है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जॉब सीकर ज्यादा है, जॉब अवेलेबल कम है। नेक्स्ट इज सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मर्स get work mainly during sowing and harvesting season and remain unemployed during the rest of the year. Seasonal nature of agriculture मतलब कुछ जब सीजन आता है तभी लोगों को काम मिलता है, स्पेशली फार्मर्स को सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पे। नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली सिस्टम। some people some family members appear to be employed but do not contribute much to production. This is called disguised unemployment. Joint family system होता है कि एक जॉइंट फैमिली है, उसका एक बिजनेस है, तो उसके घर के हर एक बच्चा उस बिजनेस को ही देखेगा, उस बिजनेस को ही संभालेगा, ना तो वो कहीं और जॉब कर सकते हैं। भले ही उस जॉब में उस बिजनेस को एक बंदा संभाल पाए, लेकिन उस फैमिली के और बच्चे भी वही रहेंगे, वो कहीं और जाकर काम नहीं कर सकते। इसको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की तरह भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज डिक्लाइन
of cottage industries. Traditional industries like handloom, pottery, and handicrafts have declined, reducing rural employment. पहले हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, हाथों से काम ज़्यादा होता था, मशीन्स कम थी, जिसकी वजह से लोगों को गाँव में स्पेशली लोगों को काम रहता था, वो एम्प्लॉयड रहते थे। लेकिन अब मशीन्स आ गई हैं जिसकी वजह से वो चीज़ हट चुकी है, अब मशीन्स काम करती हैं। नेक्स्ट इज़ स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सपेंडिंग फास्ट इनफ टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर द ग्रोइंग वर्कफोर्स। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से इंडस्ट्रीज की ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके। नेक्स्ट इज लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। लेस इन्वेस्टमेंट मीन्स फ्यूअर फैक्ट्रीज, बिजनेसेस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इन्वेस्टमेंट कम, सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, जिसकी वजह से नए बिजनेस सेटअप भी कम हो रहे हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम ही है। नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। People work in job below their skills or few for fewer hours than they want, resulting in low income. एक बंदे की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, उसके पास स्किल्स ज़्यादा है, लेकिन जॉब ना होने की वज़ह से उसको अपनी कैपेबिलिटी से कम वाली जॉब में काम करना पड़ रहा है, ताकि वो अपनी कुछ इनकम तो अर्न कर सके और वो सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंट प्लानिंग। पुअर प्लानिंग क्रिएट्स अ मिसमैच बिटवीन अवेलेबल जॉब्स एंड वर्कर स्किल्स। प्लानिंग अच्छी नहीं है इंडिया के लोगों के पास, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है और होता कुछ और ही है। ये वाली चीज़ ज़्यादा है जिसकी वज़ह से मिसमैच होता है जॉब्स में और स्किल्स में। सो दीज़ आर द रीज़न्स और कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अगर आपके एग्जाम में सॉल्यूशंस कहा जाएगी, प्रोवाइड द सॉल्यूशंस ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, तो आप क्या करें, इन्हीं पॉइंट्स को घुमा करके लिख सकते हैं। कैसे? रिड्यूस कास्ट सिस्टम को रिड्यूस करो या फिर एलिमिनेट करो। ट्राई टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। और रिमूव जॉइंट फैमिली सिस्टम को हटाओ या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाओ। इस तरीके से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सॉल्यूशन और रीजंस दोनों ही मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करें, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं इसमें डाल दूँगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो आपको बेनिफिट मिल रहा है और मैं और ज़्यादा अच्छे से काम करूँ। थैंक यू सो मच गाइज़। Please do like, subscribe and share with your friends.